नेपाल ही क्यों? क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए नेपाल चुनना चाहिए? सबसे पहला चीज तो क्या होता है हर पेरेंट्स के लिए, आज हम लोग चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी यूएसपी आप एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? 130 सीट मिला है एमबीबीएस में, जो नेपाल का किसी भी कॉलेज में नहीं है। आपके पेरेंट्स को भी तो कुछ डाउट रहे होंगे। जी, डाउट्स तो हर एक पेरेंट्स के मन में रहते हैं। फिर हम लोगों ने भी विजिट किया फिर ना वहाँ पे नेपाल में, तो फिर उसमें कन्विंस करने में बहुत हेल्प हुआ। विजिट करने के बाद ट्रस्ट बिल्ड ज़्यादा हो पाता है। बहुत से पेरेंट्स डॉक्टर बनने के लिए जो अपने बच्चों के पीछे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वापस बेटा या बेटी इंडिया आएंगे, तो क्या वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने उनके जर्नी पे लगाया वो इंडिया में करियर बना पाएंगे उसमें? ऐसा नहीं है कि आपको ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, वो देखते हैं सोसाइटी के लिए। आप सर, वैसे इन्वायरमेंट और सेफ्टी के नज़रिए से बात करें तो चितवन मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंडली कितना है? एवरी कॉलेज आर मीन्स फ्रेंडली, पढ़ने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है। तो ऋषभ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हॉस्टल वगैरह में, या जब आप इंडिया से वहाँ रहने लगे तो होम अवे फ्रॉम होम वाला फील आया कि फ्रेंड्स ने आपको वो फ्रेंड सर्कल मिला या कल्चरल शॉक? मेरे केस में तो सभी चीज़ें मेरी पॉजिटिव ही गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का दिल से स्वागत है। डॉक्टर बनने का सपना करोड़ों स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन अक्सर भारत में लिमिटेड सीट्स और ऊंची फीस की वजह से ये सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि नेपाल आज एक ऐसा ऑप्शन बनकर सामने आया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई ना केवल अफोर्डेबल है बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड भी है। और इसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। मिस्टर सुदीप नायक, करियर काउंसलर WRC नेपाल, मिस्टर अरुण कोइराला, डिप्टी डायरेक्टर चितवन मेडिकल कॉलेज, और एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट मिस्टर ऋषभ परासर। तो बिना समय को बर्बाद किए आइए स्वागत करते हैं हमारे तीनों मेहमान का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप लोग? श्रुति मैम, सबसे पहले थैंक यू, आपने दोबारा हम लोग को मौका दिया यहाँ पे आने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम लोग आपसे मिलते हैं, मैं और अरुण सर और आज तो ऋषभ जी भी हम लोग के साथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है ये जो आधे घंटे का जो ड्यूरेशन जो रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, पता भी नहीं चलेगा, ये इतनी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगी कि नेपाल ही क्यों? क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए नेपाल चुनना चाहिए? क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहला चीज़ तो क्या होता है हर पेरेंट्स के लिए, तो देखो क्या होता है, पहला तो हो सके तो अपने कंट्री में ही एडमिशन लेना चाहिए। जो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हो सके तो उनको इंडिया में अगर मिल जाता है सीट अच्छे कॉलेज में या उनके एफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाता है तो इंडिया ही देखना चाहिए। हालांकि आप जानते हैं बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे डॉक्टर बनना है, बट सीट लिमिटेड है। तो वैसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं जी, उसमें नेपाल एक सबसे नजदीक देश है, जहां आप देखिए पासपोर्ट नहीं लग रहा है जाने आने के लिए। आप अपने खुद की गाड़ी से जा रहे हो, आप चाहेंगे तो फ्लाइट में भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से जा सकते हो। इंटरनेशनल है तो वोटर आईडी कार्ड, या डोमेस्टिक से जा रहे हैं हम लोग तो आधार कार्ड से जा सकते हैं। बसेस सर्विसेज भी है, आप देखो दिल्ली से काठमांडू डायरेक्ट बसेस चलती है, और पटना से बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन से। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का जो हम लोग बात करें तो एक पेरेंट्स के लिए एक जो रहता है ना कि कहाँ जा रहे हैं उनके बच्चे पढ़ने के लिए, कैसे रहेंगे, खुद जाके देख नहीं पा रहे, तो एक ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर चीज है जो नेपाल में एक कन्वीनियंट है। दूसरी अगर हम लोग बात करें कोर्स कैरिकुलम का, देखेंगे जो इंडिया और नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ सिर्फ 4.5 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप होता है। बाकी कंट्री में देखेंगे तो आप लंबा ड्यूरेशन है, कहीं 5+1 है, कहीं अभी कुछ नए नए कंट्री है जहाँ 7.5 साल जा रहा है। फिर उसके बाद इंडिया में आना है, उनको इंटर्नशिप करना है, फिर अगर उनको फर्दर एजुकेशन करना है तो आप FMG पास करके PG करना है, तो लंबा ड्यूरेशन है। तो कोर्स कैरिकुलम भी एक ध्यान देना चाहिए। तीसरा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हर जैसे अभी अपने लोग देखिए बात कर रहे हैं हिंदी में, दूसरे बहुत सारे ऐसे कंट्री के लोग आएंगे, उनको ट्रांसलेटर यहाँ पे चाहिए। आपने हिंदी में बात किया, उन्होंने एक ट्रांसलेटर रखा, फिर उसके बाद रहे तो देखो वो मन की जो बात रहती है वो अटैचमेंट नहीं हो, सही बात है सर। तो एक लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। दूसरा तो बहुत सारे ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके वजह से नेपाल एक सबसे आइडियल डेस्टिनेशन है, एजुकेशन के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, लोगों के मामले में, खान पीन के मामले में, वेदर। जैसे अभी देखो दिल्ली और
हम लोग बात करें नेपाल के, जो चितवन आज हम लोग जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, जी तो ये सारे वेदर भी सेम है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम कोल्ड है हाँ, जहां हाँ, आप देखते हो यहाँ से उनको ये स्पाइसेस लेके नहीं जाना है कि खुद यहाँ पढ़ने जा रहे हैं या पता नहीं सही बात है, सही। वहां पे खाना बनाने जा रहे हैं। आप सोचो वहां पे खाना एक सिमिलर है। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके वजह से मुझे लगता है नेपाल सबसे आइडियल डेस्टिनेशन है। अगर बच्चे को इंडिया में अपने चॉइस का कॉलेज नहीं मिल रहा है, उनके एफोर्डेबली भी नहीं मिल रहा है, तो नेपाल अगर जिसको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छे डिसिप्लिन कॉलेजेस चाहिए, तो मुझे लगता है नेपाल सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। बिल्कुल सही बात है सर, जो जी। पॉइंट्स आपने कहे हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं इस जी। मामले में। जी। सर कोयराला सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज हम लोग चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी यूएसपी आप एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? थैंक यू। ये चितवन मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, और हमने बैचलर लेवल के प्रोग्राम से शुरू किया है, और हमें अभी 2025 ईयर्स में मीन्स 18 ईयर में रनिंग है। तो मीन्स वी हैव बीन रनिंग 8 बैचलर लेवल प्रोग्राम, तो वी हैव बीन रनिंग 27 मास्टर लेवल प्रोग्राम, और नाउ 10 DMMCS लेवल प्रोग्राम। और आपका सबसे ज़्यादा क्या है कि इस साल अभी जो 2025 के लिए सीट डिटरमाइन हुआ है, तो चितवन मेडिकल कॉलेज को 130 सीट मिला है MBBS में, और जी। टोटल सब्जेक्ट में 351 सीट मिला है, जो नेपाल का किसी भी कॉलेज में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सीट चितवन मेडिकल कॉलेज को मिला है। और आपका सबसे सब स्पेशलिटी का DMMCS का जो मैंने बात किया है, अभी हमारे लिए 12 सीट मिला है DMMCS में, जो प्राइवेट लेवल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा सर, जो पेरेंट्स अभी इस वक्त देख भी रहे होंगे, जो चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में कॉमन डाउट होगा कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देखिए, नेपाल में बेसिकली यूनिवर्सिटी 2 ही है। अच्छा। एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और एक काठमांडू यूनिवर्सिटी। तो चितवन मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ये मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो मीन्स बीइंग अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, चितवन मेडिकल कॉलेज इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल। ये मीन्स बाय रनिंग बैचलर लेवल, मास्टर एंड DMMCS लेवल प्रोग्राम्स। अच्छा, मतलब है ये प्राइवेट फैसिलिटीज के साथ, लेकिन गवर्नमेंट एफिलिएटेड। गवर्नमेंट एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अच्छा ऋषभ, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स को भी तो कुछ डाउट रहे होंगे कि पहली बार कोई नेपाल जा रहा है, मेरा बेटा MBBS करने वाला है, तो उनके मन के जो डाउट्स थे उन्हें आपने कैसे हैंडल किया? जी, डाउट्स तो हर एक पेरेंट्स के मन में रहते ही हैं। जी। जैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, खाना कैसा है वहाँ का, या वहाँ की सराउंडिंग सिक्योरिटी कैसी है वहाँ की। लेकिन मेरे केस में बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे 2 दोस्त वहाँ पे और थे, अच्छा। ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो उनसे मैंने बात किया, उनके अपने पेरेंट्स की बात कराई उनसे, तो वो मतलब मैंने कन्विंस कर लिया। तो जिसके बाद फिर हम लोगों ने भी विज़िट किया फिर ना वहाँ पे नेपाल में, तो फिर उसमें कन्विंस करने में बहुत हेल्प हुआ। विजिट करने के बाद ट्रस्ट बिल्ड ज़्यादा हो जी, पाता है। जी। अच्छा, तो आप जब वहाँ पे गए, एडमिशन वगैरह हो गया, आपने अपनी कॉलेज लाइफ वहाँ पे शुरू की, जी। तो इन्वायरमेंट लाइक कल्चरल डिफरेंस कुछ रहा कि इनिशियली जो नई चीज़ें हैं उसको अडेप्ट करने में मुश्किल आई हो? नहीं, कल्चरल डिफरेंस तो वैसे कुछ नहीं था, बस एक वही था कि लैंग्वेज थोड़ा बैरियर था स्टार्टिंग में, तो क्योंकि किसी भी अदर कंट्री में जाते तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का तो रहेगा ही, लेकिन इतना कुछ नहीं था। वहाँ पे सीनियर्स वगैरह मेरे बहुत अच्छे थे, फिर वहाँ पे हिंदी सभी को आता है ऑलरेडी, अच्छा। और वही हिंदू वाला ही पूरा कल्चर है, तो ऐसा कुछ कल्चरल शॉक तो नहीं था। सब मतलब अडेप्ट कर लिया था मैंने विद इन 2-3 मंथ्स। अच्छा सर, जी। CMC के जो MBBS की डिग्री है वो क्या NMC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है? क्या इंडियन स्टूडेंट्स फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन जी। एक गाइडलाइंस निकाला जो 2021 18 नवंबर को एक है। उस गाइडलाइंस में जो पहला गाइडलाइंस बोलते हैं 4.5 साल थ्योरी, 1 साल इंटर्नशिप, तो नेपाल और चितवन मेडिकल कॉलेज का भी जो कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 साल थ्योरी और 1 साल इंटर्नशिप। अच्छा। दूसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। तो नेपाल की किसी भी मेडिकल कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, और चितवन की भी हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि सारे कॉलेजेस इंग्लिश में पढ़ाई होते हैं। अच्छा। तीसरा जो गाइडलाइंस है, अगर हम लोग बात करें तो खुद का पेरेंट हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि चितवन मेडिकल कॉलेज आज के डेट में 500 रजिस्टर्ड जो वहाँ के हॉस्पिटल, बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें भी आप देख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज सर ने ऑलरेडी ये डिफाइन कर दिया। चौथा, लाइसेंस टू प्रैक्टिस। मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले चितवन मेडिकल कॉलेज के 4 स्टूडेंट जो फाइनल ईयर
पास होने के बाद उन्होंने नेपाल का लाइसेंस का एग्ज़ाम दिया, और अभी उसमें से एक डॉक्टर हर्ष मन्नू है जिनसे हम लोग कल मिल के आए हैं। अच्छा। कल ऐसे ही हम लोग के बातचीत हो रहे थे वहाँ पे। उन्होंने कुछ ही दिन पहले मुझे हम लोग को पता चला कि उन्होंने लाइसेंस जो एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से जो लाइसेंस चाहिए उन्होंने नेपाल मेडिकल काउंसिल में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। मुझे लगता है वो 10-15 दिन में आ जाएगा। तो चितवन मेडिकल कॉलेज ये पहला कॉलेज होगा नेपाल में, और मैं बात करूँ तो मुझे लगता है जहाँ तक मेरे अनुभव के हिसाब से ये पहला कंट्री होगा और पहला कॉलेज होगा जो एनएमसी गाइडलाइंस ने जो एनएमसी लाइसेंस टू प्रैक्टिस मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है ये डॉक्टर हर्ष मन्नू का आने के बाद ये पहला रहेगा। तो ये सारे गाइडलाइंस, लाइसेंस टू प्रैक्टिस, कोर्स कैरिकुलम 4.5+ ये, फिर उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, खुद का पेरेंट हॉस्पिटल होना, तो ये सारे चीज़ आप देखेंगे तो कोई भी बच्चा अगर चितवन मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है उनको इफ बट होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, यहीं पे क्लियर हो जाएंगे ये लाइसेंस आने के बाद। और जो बहुत जल्दी फिर हम लोग हो सकता है दोबारा आपसे मिले, बिल्कुल उस टाइम हम लोग डॉक्टर हर्ष मन्नू जी को रिक्वेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे ये भी पता चला उनके माध्यम से 6 जन जो पास किए थे उनके ग्रुप में एफएमजी क्लियर किया, और 4 जन ने पीजी कोर्स भी, जिसको एम्स में 4 जन को एडमिशन मिल गया। तो सारे एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल कर रहे हैं आज के डेट में, स्पेशली नेपाल के सारे मेडिकल कॉलेज। इसमें भी बात करें चितवन की तो 100% ये पहला कॉलेज होगा मुझे लग रहा है। ये सब बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जी। सर जो चितवन मेडिकल कॉलेज के जी, नाम पे हैं। जी। सर वैसे इन्वायरमेंट और सेफ्टी के नज़रिए से बात करें तो चितवन मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंडली कितना है? देखिए, नेपाल में जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो मीन्स एवरी कॉलेज आर मीन्स फ्रेंडली, जी। मीन्स देयर इज नो बैरियर फॉर दैट। बट इवन देन इफ यू टॉक अबाउट चितवन मेडिकल कॉलेज, चितवन मेडिकल कॉलेज का क्या है कि हॉस्टल इनसाइड द कॉलेज प्रीमिसेस है, कॉलेज का प्रीमिसेस अंदर में है, तो मीन्स वो रहने का जगह अच्छा है। हम हमारे हॉस्टल में एक रूम में 2 ही बच्चे रखते हैं हम, और खाने के लिए मेस अलग अलग है, मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स का मेस अलग अलग है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और वो पढ़ने के लिए कॉलेज का मीन्स हॉस्टल के प्रीमिसेस में लाइब्रेरी है कॉलेज में, तो मीन्स वो अच्छा तरह से पढ़ सकते हैं। फिर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, यार अपना रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, फिर मीन्स पढ़ने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है। सर वैसे सेफ्टी के नज़रिए से इंडिया में अगर बात करें तो इंडियन पेरेंट्स थोड़े डरे रहते हैं कि रैगिंग वगैरह इंडियन कॉलेजेस में बहुत बुरा माना जाता है, अब तो बैन भी कर दिया गया है। तो नेपाल में क्या इसके केसेस होते हैं या बैन है वहाँ पे भी, ये इलीगल है? नहीं, चितवन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग नहीं है जी। वो मीन्स सीनियर्स लोग जूनियर को मीन्स पैर से मीन्स सिखाते हैं। तो जैसे ऋषभ ने भी पहले ही आपका आंसर में दिया कि मेरा सीनियर था वो सिखाया, तो मीन्स इसमें रैगिंग का कोई भी वो बर्डन नहीं, मीन्स दे आर फ्रेंडली। एग्जैक्टली, मतलब इसका सही एग्जांपल तो सही बात है आप ही दे सकते हैं ऋषभ जी कि वो इन्वायरमेंट कैसा था सीनियर जूनियर का? एनवायरनमेंट वहाँ पे अच्छा, मतलब हिंदी सभी को नहीं आती है हिंदी, लेकिन बोल सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट, इतना हिंदी आता है। अब एकदम आप दूसरे कंट्री में जाके दूसरे आदमी आपको दूसरा मतलब वहाँ का सिटीजन एकदम फ्लुएंट आपकी लैंग्वेज बोले वो तो नहीं वो तो होगा। बिल्कुल सही। तो जितना उनको आता है हिंदी इंग्लिश वो सब में मेरी हेल्प करते थे। अब जैसे मैं वहाँ पे फॉरेनर था तो मेरे को और ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, तो सब चीज़ों में मेरे को आगे रखना कि हाँ ये कर लो वो कर लो। अच्छा, तो मतलब मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि एमबीबीएस करिकुलम के हिसाब से जो एग्जाम्स होते हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? ठीक है, चितवन मेडिकल कॉलेज एज आई हैव टोल्ड यू मींस इट्स एफिलिएटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। हमको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का करिकुलम फॉलो अप करना है। तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का करिकुलम से एमबीबीएस का क्या है कि 3 फेज में डिवाइड किया है एमबीबीएस कोर्स। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर बेसिक कोर्स, दे स्टडी IBMS एंड कम्युनिटी मेडिसिन इन दैट। So means they have to appear 3 paper in first year, and in second year they have to give 3 IBMS paper. अच्छा। Then ये पास करने के बाद में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास करने के बाद में थर्ड ईयर में फॉरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन का फिर होता है। तो फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर आर कंसिडर एज अ थर्ड फेज। इसमें सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी ये सब्जेक्ट मीन्स थर्ड ईयर से चालू होगा पढ़ने में। ऐसा है। अच्छा ऋषभ जी, एक डॉक्टर के लिए क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो चितवन मेडिकल कॉलेज में आपका पेशेंट इंटरेक्शन या क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा रहा है? मैम पेशेंट्स तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है पेशेंट तो। ओके। अब वहाँ पे क्लिनिकल क्लासेस होती हैं डेली हमारी,
तो उसमें हमको एज अ फ्रीली मतलब छोड़ दिया जाता है, ग्रुप बनते हैं छोटे छोटे, तो उसमें पर्टिकुलर वार्ड्स असाइन होते हैं हमको। जैसे सपोज मेडिसिन की मैं बात करूँ तो ट्रॉपिकल वार्ड हो गया या रीनल वार्ड हो गया, मींस पर्टिकुलर वार्ड्स होते हैं हमारे। तो उसमें हमको छोड़ दिया जाता है, फिर हम उसमें जाते हैं, फिर जो भी पेशेंट है जिससे हमारा मन करता है, जिससे हमें टेस्ट वगैरह करने हैं, तो वो हम अपने आप करते हैं। फिर वहाँ पे रेजिडेंट्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं। फिर वहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर जो टीचर्स हैं हमारे वो सब इंडिया के पढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा। सब पीजीआई का हो गया या कोई एम्स का हो गया, तो ऑलमोस्ट सभी लोग वैसे ही हैं। तो मतलब पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा है वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग रियल जी। खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जी, एक मतलब एक स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट 4-5 पेशेंट होगा, इतना है वहाँ पे। तो बहुत बड़ी बात है सर कि आप लोग वहाँ पे रह के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं चीज़ों के लिए। अच्छा सुदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत से पेरेंट्स जी ये कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज अपने बच्चे के लिए चुने। तो वो टॉप 3 बातें क्या होंगी जो आप चाहते हैं कि एक पेरेंट्स को एडवाइस आप कर दें अभी? सही आपने पूछा। देखो, सबसे पहले तो एक जो पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले क्या सही में उसका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं चाहता है। अच्छा। बहुत सारे देखते हो इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी से, बिल्कुल। नहीं वो डॉक्टर बना उसके बच्चे, मुझे मेरे भी बेटे को डॉक्टर बनना है या बेटी को डॉक्टर बनना है, या कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कहीं सोचा कि हाँ ये रहेगा। तो ये पहले तो डिफाइन करना है सही में क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है और क्या वो डॉक्टर बनने का योग है या नहीं। जैसे आप जानते हो डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम लोग किसी ने भगवान को देखा नहीं है, बट हम लोग क्या है, एक विश्वास आस्था की वजह से हम लोग क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं। वैसे ही डॉक्टर को लोग कब मानेंगे, जैसे आप भगवान मान रहे हो उनको, तो भगवान को वो आस्था कब होगा, जब वो विश्वास कब होगा, जब अच्छे कॉलेज मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कोई भी गार्जियन जो अपने बच्चे को कहीं भी आप एडमिशन कराना चाहते हो, इंडिया हो, नेपाल हो या कहीं भी दूसरे कंट्री में पढ़ाना चाहते हो, पहला चीज तो आप अपने बच्चे को देखिए क्या वो कैपेबल है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इंग्लिश बात करना नहीं आता जी। और उनके पेरेंट्स चाहते हैं अच्छे कॉलेजेस, जैसे नेपाल के अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाना, क्या वो वहां जाके कॉप अप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप सोचो हिंदी में तो पढ़ाई नहीं होगी ना वहाँ पे। एग्जैक्टली सही। आप अगर आप सोचो उसके बाद तो जो एकेडमिक जो बनाया गया, जो डिजाइन बनाया गया है, तो उस हिसाब से उसको देखना है कि इंग्लिश में वो समझ पाएगा या नहीं, वो क्या वो अपनी चीज जो उसके माइंड में है एग्जाम के टाइम में क्या वो पेपर पे लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा, ये भी चीज देखना है। तो ये सारे पैरामीटर के बाद ही पहला डिसाइड करे। डिसाइड करने के बाद एक तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, दूसरा क्या उसका डिग्री वैलिड है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां बच्चे जा रहे हैं और एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल नहीं कर रहे। जैसे मैंने पहले अपने बात हुई कि एनएमसी गाइडलाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वापस आके वो एफएमजी का एग्जाम नहीं दे पाएगा, लाइसेंस नहीं ले पाएगा, उसका डिग्री आप जानते हो डॉक्टर बिना लाइसेंस का वो कर नहीं पाएगा, इलीगली हो जाएगा और कल उसके लाइफ में सही नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज देखने के बाद मुझे लगता है एक एजुकेशन स्टैंडर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे सिलेबस है, खुद जाके भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज उनको डिसाइड करने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो ऋषभ, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, जो डॉक्टर बनने की जर्नी होती है, वो एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वाले से पूछे तो बहुत टफ लगती है हमें, कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है एक डॉक्टर बनने के लिए। तो ये जो 5 साल की जो पढ़ाई होती है, आपके लिए सबसे टफ साल कौन सा रहा? मेरे लिए बेसिकली फर्स्ट ईयर ही ज़्यादा टफ था। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में वहाँ पे एक तो लैंग्वेज थोड़ा मेरा अलग था, मतलब वहाँ का अलग था लैंग्वेज, तो वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज एडजस्ट करने में, फिर वहाँ का थोड़ा सिलेबस भी थोड़ा यहाँ से अलग है। जैसे इंडिया में खाली फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होता है। अच्छा। तो वहाँ पे सिस्टम वाइज होता है, इंटीग्रेटेड है मतलब सारी चीज़ें, सो इट इज़ मोर सिंपलर एंड मोर बेनिफिशियल। तो उसमें क्या होता है कि हमारे सारे सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, माइक्रो, एवरीथिंग, ऑल 6 सब्जेक्ट्स। तो उसमें क्या होता है सिस्टम वाइज होता है। जैसे जनरल हो गया तो जनरल में सभी 6 सब्जेक्ट होगी, जनरल रहेगा। अच्छा। उसका एक एग्ज़ाम होगा हमारा। फिर एक होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, MSK, फिर ऐसे CNS, ANS, तो ये फर्स्ट ईयर में होता है हमारा। तो वहाँ अब मेरे को यहाँ का वो हैबिचुअल था, मतलब हैबिचुअल क्या है, मतलब यहाँ का पता था मुझे, वहाँ का इतना पता नहीं था।
इसलिए वहाँ पे जो लोग स्टूडेंट जाते हैं तो वो यही समझ कर जाते हैं कि वहाँ पे भी यही होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है, फिर उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे मेरा भी था, लेकिन कोप अप कर लिया था मैंने उसमें। मतलब आपको वो ज़्यादा सिंपलर लगा, एक जी। डिफाइंड वे में लगा जी, सही। एजुकेशन में वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सुदीप सर, मैं आपसे जी। जानना चाहूँगी कि बहुत से पेरेंट्स डॉक्टर जी। बनने के लिए जो अपने बच्चों के पीछे इन्वेस्टमेंट करते जी, हैं, जी। उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बहुत कंसर्न रहता है Correct. कि वापस बेटा या बेटी इंडिया आएंगे तो जी। क्या वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने उनके जर्नी पे लगाया है वो इंडिया में करियर बना पाएंगे उतना? देखो, ये एक तो ऐसा प्रोफेशन है जो नोबल कॉज बिल्कुल, जो सही के लिए बात। पढ़ा जाता है। पैसे के पीछे अगर देखेंगे तो ये एजुकेशन है ही नहीं। लंबा एजुकेशन जर्नी है। अगर आप देखोगे सोशल लाइफ भी नहीं एक डॉक्टर के, बहुत सारे मैं जो मेरे डॉक्टर फ्रेंड है वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि जनरली ये देखते हैं कि डॉक्टर नहीं बने। ऐसा नहीं है कि आपको ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, वो देखते हैं सोसाइटी के लिए। आप सोचो एक घर में और अपने एक पूरे अपने मोहल्ले में और एक आप सोचो पूरे समाज में एक भगवान होना कितने इम्पोर्टेंट सही चीज बात है है। सर। तो डॉक्टर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है अगर अच्छा डॉक्टर है तो बहुत पैसा हो गई, कमाते हैं। हाँ। आप देखो वर्ल्ड के कितने रिचेस्ट लोग हैं जो डॉक्टर ही है आपको। अगर हम लोग इंडिया में भी बात करें, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे बिजनेस हाउसेज हैं, ये सारा बैकग्राउंड देखेंगे तो डॉक्टर है। और चितवन मेडिकल कॉलेज की भी बात करें तो ये डॉक्टर लोग का ही हो रहे हैं। जो चेयरमैन सर है डॉक्टर हरीश सर है, अच्छा। और जो बाकी डायरेक्टर सर है वो सब देखेंगे तो टीम ऑफ डॉक्टर्स है। तो डॉक्टर का तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली है, बट प्रोवाइडेड अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करे, उसका विजन क्लियर हो, और प्लस ये सोच के चले कि ये लंबा जर्नी है, बाद में इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा, इंडिया हो या वर्ल्ड में कहीं भी उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा ही आएगा। Exactly, मतलब क्वालिटी अच्छी रही तो उस पर रिटर्न एग्जैक्टली, होना मैं ही यही है। बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्वालिटी नहीं है तो आप क्या उसका देखोगे। अच्छा सर, जो इंडियन स्टूडेंट्स नेपाल जाके रह रहे हैं या चितवन मेडिकल कॉलेज में रह रहे हैं, उनके लिए फूड, हॉस्टल, एकोमोडेशन, इन सब की क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, चितौन मेडिकल कॉलेज क्या है, मैंने आपको बताया कि ये ओन बाई ऑल द डॉक्टर्स। इसका मैनेजमेंट जो है वो डॉक्टर्स है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी में फोकस कर रहा है चितौन मेडिकल कॉलेज का। तो अभी क्या है कि हमारा मीन्स फूड क्वालिटी हमारा, मैंने बताया आपको कि हॉस्टल का मेस अलग अलग है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। और आपका मेस में फूड मिलता है, मीन्स जो वेजिटेरियन है उनको वेज फूड मिलता है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको नॉन वेज मिलता है। और हॉस्टल में क्या है कि आपका सारा फूड बुफे सिस्टम में लगेगा, तो अपना जितना चाहे वो अपने हिसाब से वो लेके मीन्स स्टूडेंट ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई लिमिटेशन ये सब? लिमिटेशन कोई नहीं है, वो बुफे सिस्टम में आप ले सकते हैं। आप इनको अगर नहीं तो फिर ये हॉस्टल में बैठा है ऋषभ, उनको भी फिर अच्छा। पूछ सकते हैं कैसे। बिल्कुल, मतलब ये सब तो इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया तो ये ज़्यादा सही बता पाएंगे। जी। तो ऋषभ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हॉस्टल वगैरह में, या जब आप इंडिया से वहाँ रहने लगे तो होम अवे फ्रॉम होम वाला फील आया कि फ्रेंड्स ने आपको वो फ्रेंड सर्कल मिला या कल्चरल हाँ शॉक जी, था? मेरे केस में तो सभी चीज़ें मेरी पॉजिटिव ही गई थी, अच्छा। क्योंकि मुझे सीनियर्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिले थे। तो वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, बॉयज़ हॉस्टल अलग होता है, गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है। अच्छा। तो बॉयज़ हॉस्टल में पर्टिकुलर एक रूम में 2 स्टूडेंट्स बसते हैं, तो उसमें और मेरे जो फ्लोर में थे सभी सीनियर्स थे मेरे में ऑलमोस्ट, तो मेरे सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। फिर मेरा फ्रेंड सर्कल, मतलब फ्रेंडशिप मेरी बहुत जल्दी हो जाती है, तो मुझे उसका भी बेनिफिट मिला। फिर मैस भी है वहाँ पे, बॉयज़ मैस और गर्ल्स मैस अलग है, मतलब क्योंकि हॉस्टल ही अलग है तो ऑब्वियसली मैस अलग है। तो वहाँ पे मैं तो वेजिटेरियन हूँ जैसे, तो मेरा प्रॉपर जिस दिन वहाँ पे नॉन वेज होता था मेरा पनीर होता था, या मतलब लाइक दैट, तो मतलब ऑल्टरनेट रहता है नॉन वेज और वेज का, तो अच्छा था। तो मतलब आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे वहाँ की फैसिलिटी को, अगर आउट ऑफ 5 देना हो तो? 4.5। अच्छा, चलिए। अच्छा सुदीप सर, मैं जानना जी। चाहूँगी कि अगर हम लोग बीइंग एन इंडियन सोचे तो हमें लगता है कि नेपाल जाना है तो वहाँ पे लोग नेपाली बोलते हुए मिलेंगे, जी। तो लैंग्वेज बैरियर होगा, जी। वो कैसे एक इंडियन स्टूडेंट टैकल करे, कैसे वो वहाँ के इंस्ट्रक्शंस को या लोकल कम्युनिकेशन में कैसे जी। वो फेस करे उन चीज़ों को? देखिए, कहीं भी दूसरे कंट्री में जाएंगे, जिस कंट्री में थोड़ा थोड़ा तो आपको डिफिकल्टीज हाँ। तो होगा ही, बट सबसे अच्छी बात है नेपाल और इंडिया में आप देखेंगे रोटी बेटी का संबंध बोला जाता है। आप जानते हो, आप भी बिहार से हो, और हम लोग भी जो बहुत नज़दीक है बिहार से, जो जनकपुर से, आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होंगे जिनका हम लोग देखेंगे बिहार से नेपाल में शादी होगा, ये नेपाल में, तो देखो वो क्यों हो रहा है, तो उसके वजह से कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं।
हाँ तो वो चीज़ आपको फील नहीं होगा। 30% 40% इंडियन वहाँ माइग्रेटेड है या उनके वहाँ से यहाँ से कोई है, कोई ना कोई, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है जो इंडियन बच्चे को वहाँ जाके मिगल होने में दिक्कत आएगा। दूसरा, हम लोग देखेंगे तो दोनों का जो हम लोग स्क्रिप्ट बात करें, ये देवनागरिक जो बात करते हैं, संस्कृत से ही आया हुआ जी। है। नेपाली और हिंदी दोनों एक ही तरह के दिखते Origin एक ही हैं, है। ओरिजिन एक ही है, बात करने में भी उतना दिक्कत नहीं है, जिससे तो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हो गया। हर लोग वहाँ पे बात करते हैं हिंदी। और आप देखेंगे तो मुझे लगता है नेपाल में बहुत सारे जो आज के देखेंगे मिनिस्टर और या जो भी नेता है वो भी हिंदी में पार्लियामेंट में भी बात करते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कहीं पे दिक्कत आएगी। वो अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को लेकर सपोर्टिव हो रही हैं। एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा तो जाने के बाद थोड़ा दिक्कत आना ही है, बट धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। नेपाली भी अच्छे हिंदी बात करते हैं और जो इंडियन बच्चे वहाँ जाते हैं वो भी थोड़ा अच्छा सा नेपाली सीख जाते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे, जो मैं बताया था थोड़ी देर पहले, डॉक्टर हर्षमन वो पूरा नेपाली में बात कर रहे हैं। मैं खुद शौक हूँ अच्छा, कि वो कैसे इतना अच्छा बात कर रहा है। तो इट इज नॉट अ बिग थिंग। हाँ, अगर हम लोग अभी ऋषभ से भी नेपाली में बात करना चाहें लाइव यहाँ पे, तो मुझे लगता है वो भी अच्छे बात कर पाएंगे। बिल्कुल सर, इसकी एक हम लोग करना झलक देखना चाहिए। चाहेंगे जी। अच्छा, वैसे कोइराला सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त सीएमसी में कितने इंडियन स्टूडेंट्स होंगे अप्रोक्स? अभी देखिए, मैंने बताया था अभी एज अ बीइंग अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो 2021 से पहले जो अभी गवर्निंग बॉडी मेडिकल एजुकेशन कमीशन है, तो मेडिकल एजुकेशन कमीशन आने से पहले त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी था। तो जैसे ऋषभ ने वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके गया था, अच्छा। वो यहाँ नीट देने से भी वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अपेयर हो गए, वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन किया था। ओके। बट अभी 2021 से मेडिकल एजुकेशन कमीशन एग्जिस्टिंग में होने से वो मीन्स डायरेक्ट नीट से एडमिशन मिल रहा है। तो मीन्स हमारा क्या था, उससे पहले कम स्टूडेंट था, तो अभी 2021 से स्टूडेंट आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास है। वी हैव बीन टेकिंग 33% फॉरेन स्टूडेंट, तो अभी 100 के आसपास में स्टूडेंट है हमारे साथ। तो सर, ये तो अभी हम लोग इतना देर से बात कर रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा सीएमसी में, सीएमसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडियन स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, इंडियन स्टूडेंट देखिए, वो जो सुदीप सर ने जैसे बताया है, मीन्स दे आर नेबरिंग कंट्री, मीन्स वो उतना लैंग्वेज में बैरियर नहीं है और खाने में नहीं है, तो मीन्स दे आर फ्रेंडली। मीन्स एवरी पेरेंट्स व्हेन दे कम टू अस दे आर फ्रेंडली। मीन्स वो आप बताते हैं कि ये आपके बच्चा है, आपको रखना चाहिए, तो मीन्स हमारा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा जब ये पेरेंट्स ऐसा बोलेगा। तो मीन्स हमें उनका टेक केयर कर रहा है। और मीन्स स्पेशलिटी मीन्स वो फॉरेन स्टूडेंट जब भी जाते हैं, मीन्स मैनेजमेंट भी क्या सोचता है, इन लोग मीन्स दूसरे देश से आ रहा है, मीन्स थोड़ा इनको प्रॉब्लम होगा, मीन्स ज़्यादा टेक केयर ज़्यादा उनसे हो जाता है। अच्छा ऋषभ, ये एक टाइम है कन्फेस करने का कि मैं भी मानती हूँ कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट के भी हो या नेपाल के हो तो उन्हें नेपाली बोल के टीज किया जाएगा या किसी न किसी तरीके से उन्हें बुरा फील कराया जाता है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? क्या इंडियन स्टूडेंट्स को भी ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है? मैम और स्टूडेंट्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। या आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं, किसी ने ऐसा किसी के कुछ साथ नहीं फील हुआ किया था हो? मेरे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे कॉरिडोर में जिस हॉस्टल में था मैं, वहाँ पे सीनियर्स इतने अच्छे मिले थे मुझे, तो वहाँ पे मेरे को और ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, मतलब कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर सभी चीज़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा लैंग्वेज बैरियर था। अच्छा। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी स्टार्टिंग में, तो फिर वो लोग मुझे समझाते थे कि ये बोलना है या फिर ऐसे करना है, तो मुझे तो और ज़्यादा प्रेफरेंस मिला था। तो मेरे हिसाब से तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चलिए, बहुत बड़ी बात है सर। और अगर इंडिया में वो चीज़ इंडियंस फेस कर रहे हैं और वहाँ जाके नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल बात है। अच्छा सर, सीएमसी में जब क्लिनिकल रोटेशन या इंटर्नशिप के टाइम आते हैं तो वो स्ट्रक्चर कैसे किए जाते हैं पहले से? देखिए, मैंने आपको बताया MBBS का जो करिकुलम है मीन्स 3 फेज में डिवाइड किया है। उसके बाद में वो 4.5 ईयर्स का MBBS कोर्स कंप्लीट करने के बाद में 1 साल का इंटर्नशिप करना है। ओके। तो स्टूडेंट को इंटर्नशिप क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज रोटेशन रहेगा। सपोज देखिए, सर्जरी डिपार्टमेंट में 2 महीने का रहता है इंटर्नशिप, मेडिसिन में 3 महीने का रहता है, इंक्लूडिंग डर्माटोलॉजी एंड साइकेट्रिक्स। वो मीन्स ऑप्स कहने में 1 महीने का रहता है, इमरजेंसी में करके मीन्स 12 मंथ का रोटेटरी इंटर्नशिप मैंडेटरी है। और नेपाल में क्या है कि आपका गवर्निंग बॉडी, जैसे मैंने बताया, नेपाल मेडिकल काउंसिल, वो नेपाल मेडिकल काउंसिल के एग्ज़ाम के लिए वो इंटर्नशिप का 6 महीने के बाद में वो स्टूडेंट एलिजिबल होता है नेपाल मेडिकल काउंसिल के लाइसेंस एग्जाम के लिए। ओके।
अच्छा ऋषभ, अब आप एफएमजी और एनएक्सटी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन करने वाले तो हैं, लेकिन जी। फाउंडेशन जो सीएमसी में रह के आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा था, या वो उसमें कितनी मेहनत लगी? उसमें तो पूरा ही जैसे एफएमजी में तो पूरा एमबीबीएस का करिकुलम ही आता है, तो उसमें जितना मैंने पूरे टेन्योर में अपने एमबीबीएस टेन्योर में पढ़ा है तो वो अच्छा। पूरा मेरे को उसमें एग्ज़ाम देना है। तो उसमें सीएमसी की तरफ से बहुत हेल्प हुई, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो गए या फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स हो गए। तो इंटरनल एग्ज़ाम्स भी हमारे थोड़े टफ होते हैं इन कंपेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, अच्छा। सो दैट स्टूडेंट का थोड़ा और साइकोलॉजिकल मतलब और अच्छे से वो पढ़ाई करे। जी जी जी। तो वो उसमें उसकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई मतलब। अच्छा, मतलब ये वर्स और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं पहले ही कि जी। आप इतना टफ होने वाला है, जी। और आगे चल के फिर वो फिर फाइनल एग्जाम जी से वो और ज़्यादा इजी होता है थोड़ा, मतलब इन कंपैरिजन टू इंटरनल एग्जाम्स तो वो इजी होता है। अच्छा। तो उसमें और अच्छे हमारे मार्क्स आते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा कोइराला सर, ये जो एफएमजी और एनएक्सटी के एग्जाम देने वाले हैं आपके स्टूडेंट्स, तो इसमें सीएमसी किस तरीके से हेल्प कर रहा है? और देखिए, जैसे ऋषभ ने भी बताया, वो चितौन मेडिकल कॉलेज का जैसे वो बेसिक साइंस और वो क्लिनिकल का एक्सपोजर मिलेगा। और हमारा पास का जो जितना स्टूडेंट, कम स्टूडेंट है बट जितना पास कर रहा है, और हमारे स्टूडेंट इंडिया से भी ज़्यादा यूएसएमएल दे रहा है, फ्लैप दे रहा है, तो मीन्स उनका कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है ये पास करने में, क्योंकि ये पढ़ने में टफ है बट ये जब भी क्लियरली पास आउट करते हैं चितौन मेडिकल कॉलेज से, तो उसका वर्ल्ड वाइड जहाँ का भी एंट्रेंस देने में मीन्स एलिजिबल होता है। मीन्स इतना वो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं चाहिए कि वो कोचिंग क्लास जाइए और फिर वो दूसरा क्लास ले लीजिए, प्रिपरेशन क्लासेस, ये नहीं चाहिए। वो खुद ही कर सकता है, जब ये टीयू का करिकुलम से पास करने से वो खुद ही कर सकता है फिर ऐसा एंट्रेंस। अच्छा अच्छा, ये तो मतलब बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये स्टूडेंट्स के लिए। वैसे ऋषभ, हमें तो ये सुन के, हमें बस सुनना है कि आप मेहनत तो आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, बट ये जो प्रेशर आता है, एकेडमिक प्रेशर कह लीजिए, या घर से भी दूर रहे तो इमोशनल प्रेशर भी रहता है, तो वो सबको आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, मैं अपने आप को काम रखने के लिए वही एक तो मेडिटेशन हो गया है, और अपना मेरा जो पर्सनल वो था कि मैं भजन वगैरह ज़्यादा सुनता था। अच्छा। मीन्स मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में हूँ, तो मेरा वही भजन सुनना, मेडिटेशन करना है, थोड़ा वॉक कर लेना या दोस्तों के साथ ऐसे ही बातें कर लेना, तो वही रहता था मेरा एग्जाम शेड्यूल। वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो है वो एनवायरनमेंट पीसफुल है, वहाँ पे आप लाइक अगर मन शांत करना हो तो वहाँ पे ऐसे लोकेशंस हैं कि आप बैठ सकें? हाँ जी, वहाँ पे मतलब जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ तो उसके आसपास पार्क वगैरह है थोड़ा, और वहाँ पे थोड़े ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो। वहाँ पे एक रिवर है, तो रिवर साइड में आप बैठ सकते हो एकदम शांति में। अच्छा। तो और अच्छा रहता है, एकदम पीसफुल रहता है। तो उसमें रिवर साइड होता है एक तो हमारे वहाँ पे। फिर यहाँ पे टीयू का करिकुलम में क्या है कि फर्स्ट ईयर में हमारा सीएसडी विजिट होता है एक। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि हमको एक मतलब 1 महीने के लिए लेकर जाते हैं बाहर, मतलब अपने कॉलेज कैंपस के बाहर लेकर जाते हैं एक विलेज में या किसी मतलब एकदम रूरल एरिया में। तो वहाँ पे हमको पूरा स्टडी वगैरह करना पड़ता है, फिर आके रिपोर्टिंग करना पड़ता है कॉलेज में, प्रेजेंटेशंस वगैरह। ऐसे थर्ड ईयर में भी होता है, 15 दिन का 20 दिन का होता है वो। फोर्थ ईयर में भी होता है, 1.5-2 महीने का होता है फोर्थ ईयर में भी। तो उसमें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है वो, तो उसमें और थोड़ा वाइड एक्सपीरियंस मिलता है हमको। तो पूरा जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है फोर्थ ईयर में वो सब बताता है। फर्स्ट ईयर में हमारा जो मेडिकल से रिलेटेड है वो बताता है बेसिक। तो उस चीज़ में थोड़ा माइंड और फ्रेश हो जाता है बीच बीच में। बिल्कुल, मतलब एक तो वे में नहीं चलना होता कि बस बुकिश लर्निंग नहीं है जी। तो उसमें सभी चीज़ें बताते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो चितवन के बारे में जान रहे हैं, उन्हें आप क्या एक सॉलिड एश्योरेंस देना चाहेंगे कि आपका बच्चा चितवन मेडिकल कॉलेज में सही है, या चितवन मेडिकल कॉलेज आपके बच्चे के लिए सही है? देखिए, मैंने आपको बताया चितौन मेडिकल कॉलेज इज ओन्ड बाय ऑल द मैनेजमेंट, इज ओन्ड बाय ऑल द डॉक्टर्स। इसका जो भी मैनेजमेंट में है डॉक्टर हैं, तो मैं से ज़्यादा क्वालिटी में फोकस कर रहा है। तो मैं पेरेंट्स को क्या बताना चाहता हूँ, तो इफ़ यू वांट टू मेक योर चाइल्ड अ गुड डॉक्टर, देन यू कैन चूज चितौन मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उतना अच्छा पढ़ाई है और क्लिनिकल एक्सपोजर इतना मिलेगा। जैसे ऋषभ ने बताया था, वी हैव मोर देन 1200 ओपीडी पेशेंट पर डे, तो इन पेशेंट मोर देन 450। तो मीन्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। वो एमबीबीएस कोर्स के दौरान में स्टूडेंट क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल सीखना चाहिए उनको। और क्या है कि टीयू का करिकुलम एज वी हैव डिस्कस कि ये इंटीग्रेटेड एंड कम्युनिटी बेस्ड है और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, बट इसका क्या है कि मीन्स वो पढ़ते रहते हैं, स्टूडेंट इंजॉय, जो लोग पढ़ते हैं वो इंजॉय करते हैं।
क्योंकि कम्युनिटी का है और वो इंटर्नशिप के समय में भी रोटेशन है, तो इसी हिसाब से उसका अच्छा है। तो मैं पेरेंट्स को क्या बताना चाहता हूँ कि जिसका अच्छा तरह से पढ़ने का मन है और अच्छा क्लिनिशियन बनने के लिए, उसके लिए चितौन मेडिकल कॉलेज बेस्ट एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अच्छा ऋषभ, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से रिलेट करते हैं, तो फाइनल आपका क्या मैसेज होगा जो न्यू कमर्स इस वक्त चितवन मेडिकल कॉलेज चूज़ करना चाह रहे हैं, या जो आपके जूनियर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं वही बोलूँगा कि अगर सीएमसी में आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए ही आना, मतलब अगर वैसे ही कि अगर डिग्री मिल जाएगी पैसे देकर तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा सीएमसी में। तो बिल्कुल। वहाँ पे बस आपको मतलब कॉलेज सपोर्ट करेगा, लेकिन पढ़ाई में वैसे कुछ वो नहीं है कि आपको पास करा देगा या वैसे कर देगा। पास खुद ही होना है उसमें, ठीक है? तो अपनी ही मेहनत लगेगी। अपनी अब मेहनत जैसे लगेगी। बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी जिसमें ऐसे ही मतलब पास हो जाते हैं, थोड़ा हेल्प रहता है कॉलेज का, लेकिन ये आपको खुद पढ़ना है और खुद ही पास होना है, तो उसी मोटिव से आना आप। तो वही काम रहना है, खुद को कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि टेन्योर बहुत लंबा है, तो बिल्कुल। उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बस हार्ड वर्क करना है और तो कुछ नहीं। चलिए सर, लास्टली जी। जो सबसे मेन क्वेश्चन है जी। जो हर एक इंसान जानना चाहता है जी। कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, और क्या एक काउंसलिंग एडवाइस है जो स्टूडेंट्स को ज़रूरी है जानना सीएमसी में एडमिशन के वक्त? चितवन मेडिकल कॉलेज की अगर हम लोग बात करें और नेपाल एमबीबीएस की बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे नेशनल मेडिकल कमीशन जो आपकी इंडिया का जो बॉडी है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने मेडिकल एजुकेशन कमीशन एक बॉडी बनाया है। इनका काम है सीट एक्रीडेशन देना, जो एमबीबीएस का एक्रीडेशन बनाना, एलिजिबिलिटी बनाना, और जो एडमिशन लेना चाहते हैं नेपाल हो या इंडियन बच्चे, इन सबको वहाँ का एक फॉर्म भरना, पहला स्टेप रहता है ऑनलाइन फॉर्म भरना, जिसको हम लोग बोलते हैं MECEEBL, मेडिकल एजुकेशन कमीशन बैचलर लेवल एग्जामिनेशन। तो ये फॉर्म का डेट अभी कुछ ही दिन पहले 18 अगस्त को ऑलरेडी निकाल दिया आपको। ये फॉर्म में 2 कैटेगरी के, अगर मैं बात करूँ स्पेशली इंडियन बच्चे की बात, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, 2 कैटेगरी के फॉर्म है। कैटेगरी 1 फॉर्म जिसमें जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पे, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या जिसका स्कोर कम है, 144 नीट स्कोर मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है नेपाल में तो 144 नीट में स्कोर होना चाहिए, 2025 में होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्रीगेट 50% होना चाहिए। अच्छा। तो मैं जिस बच्चे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए नेपाल का, या जो पिछले साल नीट क्वालिफाइड है और नेपाल में एडमिशन देख रहे हैं जी। दूसरा, आपको ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका अगर आप देख रहे हैं अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में, उसका सपोज मानो 150 या 160 नंबर है और वो टॉप इंस्टीट्यूशन देख रहा है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए कैटेगरी 1 में फॉर्म भरना चाहिए। ओके। कैटेगरी 1 का फॉर्म 18 अगस्त 2025 से लेके सितंबर 7 सितंबर 2025 शाम को 5 बजे तक सिंगल फी, जिसको हम लोग बात करते हैं 5000 इंडियन करेंसी में देना है। दूसरा, जिस सपोज 7 सितंबर आपने मिस कर दिया तो आप 14 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको 10,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी देना है। ये नेपाल का एमएससी का चार्जेस है, कोई एजेंसी का चार्ज या कॉलेज का चार्ज नहीं है। बच्चे खुद जाके ऑफिशियल वेबसाइट www.intransmec.gov.np जो रहता है उसके साइट पे जाके, या अगर वो गूगल में सर्च करेंगे मेडिकल एजुकेशन कमीशन तो आ जाएगा, उस साइट पे जाके उनको फॉर्म भरना है। ये मैं बात किया कैटेगरी 1 को। दूसरा, कैटेगरी 2, किसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, उसका नीट स्कोर 144 एंड अबव है, बट नेपाल में जाके एडमिशन लेना है, तो इन कैटेगरी के लिए 18 अगस्त से लेके 12 अक्टूबर तक फॉर्म है। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये कैटेगरी 1 में फॉर्म भरना है या कैटेगरी 2 में भरना है। और यहाँ पे अगर नोटिस में बहुत क्लियरली लिखा है कि एक बच्चा एक ही फॉर्म भर पाएगा। बहुत सारे बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, कैटेगरी 1 में भी फॉर्म भर देते हैं, 2 में भी भर देते हैं कि चलो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पास नहीं होंगे तो नीट के बेसिस में ले लेंगे। ऐसा नहीं है, क्लियरली नोटिस में क्लियर है कि किसी भी बच्चे को जिसको एमबीबीएस नेपाल में एडमिशन लेना है उनको एक ही फॉर्म भरना है। तो मैं इसको समरी
जो कंक्लूजन हम लोग बात करें या आसान भाषा में बता दूं, अगर आप MBBS नेपाल में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली चितवन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 12 अक्टूबर जो नीट के बेसिस में कैटेगरी 2 के थ्रू है, 12 अक्टूबर आपको शाम को 5 बजे तक 5000 इंडियन करेंसी डाल के आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो वो चीज़ सब में चितवन मेडिकल कॉलेज को मेल डालें, हम लोग उनको रिप्लाई करेंगे कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, ये सारे असिस्ट करेंगे। ये एक चीज़ ध्यान देना है। दूसरा, ये टाइम पे फॉर्म भरे। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनको क्या लगता है फॉर्म क्यों भरना, नीट क्वालिफाइड है, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन तो हो जाएगा बट ये फॉर्म भरे नहीं होगा। जैसे आपके इंडिया में नीट इज़ अ क्वालिफाइंग मार्क्स, बट एडमिशन के लिए MCC का फॉर्म भरते हैं, अच्छा, या तो काउंसलिंग का स्टेट वाइज फॉर्म भरते हैं। वैसे ही ये MEC मेडिकल एजुकेशन कमीशन का जो फॉर्म है, ये कंपलसरी हम लोगों को भरना है। तो वो चीज़ ध्यान देना है। अगर कोई भी बच्चा नेपाल में स्पेशली चितवन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर 2025 शाम को 5 बजे नेपाली टाइम लास्ट टाइम है भरने के लिए, और आपको 5000 रुपीज़ इंडियन करेंसी उनको पे करना रहता है, जो यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो हम लोग को कंसल्ट करेंगे, उसमें हम लोग हेल्प कर पाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आता है, जैसे मैंने बताया, वो मेल डाल सकते हैं admission@cmc.np पे, ये मेल डाल सकते हैं। हम लोग इमिडिएटली इनको रिप्लाई करेंगे, इनको रीच आउट करेंगे कि क्या इनको दिक्कत आ रहा है, जिससे इनको फॉर्म भरने में आगे आसानी हो। और सिर्फ फॉर्म नहीं, कल वहाँ काउंसलिंग कैसे होगा, वहाँ पे स्टे का उनका, फिर उससे लेके आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी चीज़ में हम लोग गाइड करते हैं। उनका डिमांड ड्राफ्ट बनाने में दिक्कत होती है, वो नहीं उनको प्रॉब्लम आए, तो ये सारी चीज़ में एक अच्छे से हम लोग इनको निर्वाह करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने मिला। जी। आप दोनों से जितना टेक्निकल चीज़ें पता चली, उतना ही ऋषभ जी से ग्राउंड लेवल पे पता चला CMC के बारे में। जी। और हमारी ऑडियंस की भी जो डाउट्स रहे होंगे चितवन मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड या नेपाल में कैसे करियर है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा सर। थैंक यू सो मच, आप तीनों आए। Thank you. Thank you so much.